हमारे बीच जल्द ही हमारे संस्थान के निदेशक श्री रमेश पांडे सर जुड़ने वाले हैं और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री डॉक्टर वीके मिश्र सर, MBBS DCH, एडिशनल CMO एंड नोडल ऑफिसर, NCD सेल प्रयागराज। एक ऑफलाइन कार्यक्रम में है, जल्दी ही हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। जैसे ही हमारे निदेशक सर हमारे बीच जुड़ते हैं, हम कार्यक्रम को अग्रमुख करेंगे। हमारे बीच डॉक्टर SS शाही सर, गोल्ड मेडलिस्ट, MBBS, MS, DNB, FALS, FMAS, FLAGES, डायरेक्टर शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर जुड़ चुके हैं। सर का CRC लखनऊ की तरफ से इस पटल पर मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। सादर प्रणाम करता हूं सर, आपका इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हमारे केवल और केवल विशेषज्ञ के रूप में नहीं, एक प्रेरणा प्रदाता के रूप में है, एक मार्गदर्शक के रूप में है, क्योंकि आपके समक्ष जो हम सभी लोगों की श्रोता गण कह लूं या एक ऐसा ट्रेनर समूह कह लूं या जिन भी शब्दावलियों से सुशोभित कर लूं, वह एक ऐसा समाज आपके समक्ष उपस्थित है जिसको आपके एक एक शब्दों से प्रेरणा प्राप्त करके और समाज में जाकर के अपने आसपास के दिव्यांग जनों को प्रेरणा प्रदान करनी है। इसी क्रम में मैं कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में, वैसे हमारे निदेशक सर और कार्यक्रम के बीच में ये सूचनाएं आप तक आएंगी, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, दिनांक 29 जून सन 2021 को सुबह 9 बजे से CRC लखनऊ के प्रांगण में वैक्सीनेशन विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए, जनों के लिए कराया जा रहा है, जिसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है और आप सभी के सहयोग से अधिक दिव्यांग जनों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने हेतु जन जागरूकता के क्रम में यह कार्यक्रम आपके बीच में है। हम वैक्सीनेशन के प्रति पूर्ण रूपेण आश्वस्त हों, हम वैक्सीनेशन के प्रति पूरी तरीके से मनोभावित होकर के तत्पर और तैयार हों। हम किसी भी प्रकार के मिथ को मन में न पालें। अगर हमारे मन में किसी भी तरीके का वैक्सीनेशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो कृपया उन प्रश्नों का निदान खोजने के लिए, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हम तत्पर और तैयार हों। उन्हें मनः स्थिति में रखकर हम उन प्रश्नों पर बहुत बड़ा एक आडंबर था न बनाएं। हमें इस बात को सुनिश्चित करके चलना होगा कि वैक्सीनेशन जीवन प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है और भारत सरकार ने यह अवसर हमारे आपके बीच निःशुल्क प्रदान किया है। इस अवसर को हमें आपको प्राप्त करना है और सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेशन के लिए, सभी स्त्री पुरुष को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरणा प्रदान करनी है, सभी को जन जागरूकता करनी है। हमारी आपकी आवश्यकताएं, हमारी आपकी जो कर्तव्यता है वह यहाँ पे और प्रबल हो जाती है, क्योंकि हम आप विशेष शिक्षक कहे जाते हैं और जैसे ही यह विशेष शब्द हमारे आपके साथ जुड़ता है, वह इस बात के लिए हमें आपको प्रेरणा प्रदान करने लगता है कि हम अपने विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को जागरूक कैसे करें, विशेष आवश्यकता वाले बंधु बांधवों को जागरूक कैसे करें और उन्हें विभिन्न पटलों तक, उन पटलों तक ले जाने के लिए कैसे सहयोग प्रदान करें जहां पर भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य श्रेष्ठता के रूप में स्थापित किया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। तो यह परम आवश्यक है कि कैसे हम अधिक से अधिक वैक्सीनेशन को सुनिश्चित कराने के लिए दिव्यांगजनों को तत्पर और तैयार करेंगे, कैसे हम दिव्यांगजनों को इसके मिथक से दूर करेंगे और उन सारे प्रश्न, अगर आपके मन में, मेरे मन में इस तरीके का कोई प्रश्न उठते हैं तो आज उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपके समक्ष मिलने वाला है। हमारे बीच CRC लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर जुड़ चुके हैं। सर का इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के
मुख्य वक्ता डॉक्टर शाही सर जुड़ चुके हैं। सर का भी मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे मुख्य अतिथि एडिशनल सीएमओ साहब एक ऑफलाइन कार्यक्रम में है, जल्द ही वो हमारे बीच जुड़ने वाले हैं। हमें अनुमति प्राप्त हो हमारे निदेशक सर की तो हम लोग कार्यक्रम को अग्रमुख कर सके। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय निदेशक सर से, कृपया। पांडे जी कार्यक्रम शुरू करिए आप। सादर प्रणाम सर। यह आज का बहुविशिष्ट कार्यक्रम कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई पीबीडी, डीईपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम, एक जन जागरूकता कार्यक्रम, विषय यूटिलिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोविड वैक्सीनेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इस पर 1 घंटे की वह चर्चा पर चर्चा जो वैक्सीनेशन के महत्व को, वैक्सीनेशन से जुड़े मिथकों को दूर करने हेतु आज के हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधार रहे हैं डॉक्टर वीके मिश्र सर, एमबीबीएस, डीसीएच, एडिशनल सीएमओ एंड नोडल ऑफिसर, एनसीडी सेल प्रयागराज। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं डॉक्टर एस शाही सर, गोल्ड मेडलिस्ट, एमबीबीएस, एमएस, डीएनबी, एफएएलएस, एफएमएस, FIAGES, डायरेक्टर शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चरर सीआरसी लखनऊ। आप सभी के द्वारा आज का यह कार्यक्रम हमारे बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में पैट्रॉन्स की भूमिका में आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, डायरेक्टर पीडीयूएनआई पीबीडी नई दिल्ली, और हमें आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक सीआरसी लखनऊ। कार्यक्रम को गति प्रदान करने हेतु और कार्यक्रम की महत्ता को स्थापित करने हेतु मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि आप आए और हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता तथा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच अपना आशीर्वचन प्रदान कर उनका स्वागत कर। आदरणीय से निदेशक सर। पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है? स्पष्ट आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप सभी का आभार। मैं देख पा रहा हूं कि हमारे मित्र और बड़े भाई की तरह डॉक्टर एस शाही जी, जो कि डायरेक्टर हैं शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर के, वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वीके मिश्रा जी, एडिशनल सीएमओ प्रयागराज के, आप थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। आप दोनों जो हमारे अति विशिष्ट स्पीकर और गेस्ट हैं, आपका मैं अपने मंत्रालय की तरफ से, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अपने राष्ट्रीय संस्थान, अपने विभाग और सीआरसी के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम हम लोगों को बहुत ही लास्ट आवर में प्लान करना पड़ा और ऐसे बहुत ही कम समय के नोटिस पे डॉक्टर वीके मिश्रा जी और डॉक्टर एस शाही जी, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत आभार सर। विषय ये था कि मंगलवार को दिव्यांग जनों का एक वैक्सीनेशन कैंप सीआरसी लखनऊ में आयोजित हो रहा है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेके जो भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, वो कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही हैं। कोविड की जो वैक्सीन है, और जब सामान्य लोगों में अनेकों तरह की भ्रांतियां हैं, तो दिव्यांग जन और उनके माता पिता, उनके अंदर भी भ्रांतियां होना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में जब मैंने कल डॉक्टर शाही से बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये बहुत स्वाभाविक है, और उन्होंने सहर्ष, मुझे लगता है कि 30 सेकंड के अंदर ही उन्होंने कहा कि हाँ, ये हम लोगों का दायित्व भी बनता है और हम लोग इसको करेंगे भी, करते भी आ रहे हैं, और जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में बताएंगे, और बताएंगे कि इस वैक्सीनेशन का महत्व कितना है दिव्यांग जनों के लिए भी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम लोग जो ये वैक्सीनेशन कैंप कर रहे हैं, इसके लास्ट मोमेंट पे हम लोग वर्चुअली सबको एक बार बता पा रहे हैं कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोगों को वैक्सीन लगवाना चाहिए। मैं आज के कार्यक्रम का एक श्रोता बनके आप दोनों विद्वानों को सुनना चाहता हूं, और अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि आप दोनों जो बहुत ही सीनियर मेडिकल प्रोफेशनल हैं उनको सुने और उनकी बातों को समाज में भी प्रसारित करें।
जिससे कि जो ये मिथ्स आ गई हैं वैक्सीन को लेके, ये जो भ्रांतियां फैल गई हैं, उसको कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। मैं आज के हमारे कोऑर्डिनेटर्स राजीव जी, नागेश जी, विकास जी और सविता जी, आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत भी करता हूं और इस कार्यक्रम में फिर से मिश्रा साहब और हमारे डॉक्टर साई साहब, आप दोनों लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम की सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं प्रोग्राम में जुड़ा हुआ हूं आपको सुनने के लिए लगातार, और मुझे पूरी आशा है, आपको तो मैं सालों से जानता हूं, मुझे पूरी आशा है कि आज आप हम लोगों के बीच अपनी विद्वता रखेंगे, अपनी विद्वता से बातों को रखेंगे। मैं फिर से डॉक्टर मिश्रा साहब शायद जुड़ गए हैं। डॉक्टर मिश्रा साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। साई साहब, आपका भी स्वागत कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। सादर धन्यवाद सर। हमारे बीच फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ के फाइनेंस ऑफिसर रामशंकर सिंह सर भी जुड़ चुके हैं। सर को सादर प्रणाम और उनका वंदन और अभिनंदन है। हमारे बीच श्री वीके मिश्र सर जुड़ चुके हैं। अगर मिश्रा सर आप हमारे बीच जुड़ चुके हैं, एक मिनट सर। जी सर। आप सभी को बताना चाहूंगा, हमारे विशिष्ट अतिथि बस हमारे बीच जुड़ रहे हैं, वो एक ऑफलाइन कार्यक्रम में थे, तुरंत वो निकल करके। डॉक्टर साही सर, मैं आपके समक्ष एक परिस्थिति का वर्णन करना चाहूंगा। कार्यक्रम प्रारंभ को इससे पहले मैं 2 मिनट का समय लेकर आप सभी के समक्ष, और हमारे सभी विशेष शिक्षक हैं, उनकी उपस्थिति में मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। सभी इस बात से इत्तेफाक भी करेंगे, इस कार्यक्रम को जैसा हमारे निदेशक सर ने बताया कि हमारा 29 तारीख को वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, और उससे पहले हम लोगों ने ये ऑनलाइन कार्यक्रम, जन जागरूकता कार्यक्रम किया। तो इसके पीछे की मनोदशा क्या रही पूरे हमारी आयोजन कमेटी की, पूरी सीआरसी परिवार की, वो मैं आपके समक्ष एक भाव में रखना चाहूंगा। होता ये है हमारे समाज में, डॉक्टर साहब मैं आपके समक्ष थोड़ा सा ध्यानाकर्षण करूंगा, हमारे यहाँ जितने ऐसे व्यक्तित्व हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर पे जा सकते हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर पे आसानी से जा करके और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को विभिन्न कंप्यूटराइज या सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं, वहां का शेड्यूलिंग करा ले रहे हैं, वहां जा करके अपना वैक्सीनेशन ले पा रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो पहुंच रहे हैं। कुछ मन से, कुछ अनमन से, कुछ शनिवार को छुट्टी है तो जाएंगे, कुछ रविवार को तो छुट्टी है, इस तरीके के भावों को लेते हुए वे अपनी वहां पे पहुंच सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति दूसरी एक क्रिएट हो रही है, जो एक चित्र समाज के समक्ष रखा जा रहा है, उसका मैं स्पष्टतया यहाँ पे वर्णन कर दूं। हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, उनमें हमारे जो प्यारे दिव्यांगजन है, बेटे बेटियां हैं, ट्राईसाइकिल यूजर हैं, व्हील चेयर यूजर है, या वैसाखी यूजर्स हैं, भिन्न भिन्न ऐसे प्रणाली को प्राप्त हमारे दिव्यांगजन जो चलन क्रिया की निःशक्तता से ग्रसित हैं अथवा अन्य अन्य विशेष आवश्यकताओं से ग्रसित हैं, ऐसी स्थिति में यह बड़ा दुर्भर हो रहा है कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर पे रैम्स नहीं है, वहां उनके पहुंचने के लिए प्रॉपर वे में मार्गदर्शकीकरण नहीं है। अब ऐसी स्थिति के लिए यह सुनिश्चित किया जाना कि कोई ऐसा सेंटर हो जहां पर एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान रखा जा सके, ऐसा सेंटर हो जहां दिव्यांगजनों की समुचित पहुंच सुनिश्चित की जा सके, और ऐसा सेंटर हो जहां दिव्यांगजन आसानी से पहुंच करके अपने वैक्सीनेशन को सुनिश्चित कर सके। वहां पर वॉलंटियर इस बात के लिए तत्पर और तैयार हो कि वैक्सीनेशन कैसे सुनिश्चित किया जाए, आवश्यक है। डॉक्टर साहब, आप सभी
बुद्धिजन हैं हमारे साथ। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर वीके मिश्र सर भी जुड़े हैं, उनका तो अपार अनुभव है इस पर, वो इस बात पर अपना व्यू हमारे बीच रखेंगे। हमारे दिव्यांगजन बेटे बेटियां जब वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले, अगर मैं अपनी बिटिया की बात करूं, अपने बेटे की बात करूं, तो दृष्टिबाधित बेटा और बेटी ये सोचते हैं कि वहां कहीं मुझे कोई कठिनता तो नहीं आएगी, कोई हमारा सहयोग करने को होगा कि नहीं होगा, क्या हमारे लिए वहां सहज होगा। इन प्रश्नों पर जो सबसे अधिक उत्तर है वो सीआरसी लखनऊ एक ऐसे एक्सेसिबल मूड में दे रहा है जहां पर हम विभिन्न प्रकार के वॉलंटियर्स के द्वारा और विभिन्न प्रकार के जो वातावरणिक सुगमता उसको उपलब्ध कराते हुए वैक्सीनेशन कराने की तरफ अग्रसित है। तो जो इस तरीके का जो वातावरणिक भाव मन में बन रहा है उसको दूर करके एक्सेसिबल मूड में हम कैसे वैक्सीनेशन को पूर्ण करेंगे, इस पर भी जागरूकता के लिए यह कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर वीके मिश्र सर, एमबीबीएस डीसीएच एडिशनल सीएमओ एंड नोडल ऑफिसर एनसीडी सेल प्रयागराज। मैं सभी को बताना चाहूंगा डॉक्टर विवेक मिश्र सर वह व्यक्तित्व है जिनके निर्देशन में एनसीडी सेल एक बृहत्तम कार्यों को प्राप्त कर रहा है। और आप कोविड निवारण के दौरान जब आपकी ड्यूटी लगी उस दौरान आपने जिन सेंटरों पर अपनी भूमिका अदा की, आपने जिन जिन क्षेत्रों पर अपनी कर्तव्यता स्थापित की, वहां पर ईश्वर का ऐसा अनुग्रह रहा कि एक भी व्यक्ति कोविड के कारण किसी भी तरीके से अपनी प्राणांति को नहीं प्राप्त हुआ। आप निरंतर इस कोविड काल में भी विभिन्न कार्यक्रमों में जुड़ करके वैक्सीन से संबंधित, कोविड से संबंधित जन जागरूकता और समाजोत्थान के कार्यों में लगे रहते हैं। इसी कड़ी में आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और आप हमारे बीच आए। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक मिश्र सर, आप आए और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता, अपना आशीर्वचन हमारे बीच रखें। आदरणीय विवेक मिश्र सर। हाँ, नमस्कार भैया, सबको नमस्कार मेरा। मैं सुनाई पड़ रहा हूँ आप लोगों को? जी सर, स्पष्ट आवाज आ रही है। हाँ, सबको नमस्कार मेरा। और मैं थोड़ा विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा क्योंकि एक यहाँ आज अंतर्राष्ट्रीय अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रोग्राम था, इसलिए मुझे थोड़ा विलंब लगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी। और मैं चाहूंगा कि अपने सीधे विषय पे आ जाऊं। देखिए, वैक्सीनेशन जो है इस कोविड काल के लिए, कोविड सभी जानते हैं एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस द्वारा जनित है और इस बीमारी का अभी तक कोई एक मुफीद इलाज नहीं है। हम सिर्फ इस बीमारी से बच सकते हैं। बचने के लिए हम जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं बचने के लिए कि हाथ धोएं, करीब 2 गज की दूरी रखें हम, और मास्क लगाएं, और जहां भी अगर हम किसी से हाथ छूते हैं, हाथ छूते हैं, कोई जगह छू जाती है तो उसको तुरंत साबुन से या सैनिटाइजर से हाथ धोएं। और इसका एक ही बचाव अभी हम एक ही बचाव हम लोगों के पास है भैया इसका, कि अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और वैक्सीनेशन में सबको मालूम है कि वैक्सीन की 2 खुराक लगती है, और चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो आपका कोवैक्सीन हो, दोनों वैक्सीन प्रॉपर रूप से हैं, दोनों वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर इफिकेसी की वैक्सीन है, ठीक है। और इसमें लगाने में अगर लगाते हैं तो किसी को कोई नुकसान नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि जब आप वैक्सीन लगाएंगे तो वैक्सीन लगाने के बाद आपको हो सकता है हल्का बुखार आए, हो सकता है जगह पे थोड़ी सूजन आए, और हो सकता है बदन भारी हो, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं है। इस समस्याओं को आप एक पैरासीटामोल टैबलेट से लेके निपटारा कर सकते हैं, बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर वैक्सीन से ये साइड इफेक्ट आप में आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वैक्सीन आपके शरीर में जाके कार्य कर रही है, ठीक है। और तरह तरह की भ्रांतियां वैक्सीन के बारे में जो हैं, वो भ्रांतियां ये हैं कि हम जो है वैक्सीन नहीं लगाएंगे, वैक्सीन से ये नपुंसकता होगी, ये दिक्कत होगी, वैक्सीन कारगर नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, भारत की बनी दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन बहुत ही प्रभावशाली हैं। अभी ये पूरा सर्वे होने के बाद आया है कि 80% तक दोनों वैक्सीन प्रभावशाली हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं एज ए पीडियाट्रिशियन हूँ, और
कोई भी बच्चे, कोई भी वैक्सीन आज तक ऐसी नहीं बनी है कि जो कोई भी बीमारी में 100% उसको सुरक्षा दे। निश्चित रूप से कोई 90%, कोई 85%, कोई 95%, कोई 80%, इवन कोई कोई 70% तक भी सुरक्षा देती है। लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस वैक्सीन लगाने से पहली बात तो बीमारी कम होगी, बीमारी होने के चांसेस कम है, और अगर बीमारी होगी भी तो सीवियरिटी के ग्रेड की नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको अपना स्वयं का उदाहरण बता रहा हूं कि मैं इलाहाबाद में एडिशनल सीएमओ की तरह कार्य करता हूं, और मैंने यहाँ मंडल का पहला जो कोविड चिकित्सालय L1 था उसका नोडल अधिकारी था, और 5 महीना मैंने काम किया, जिसके बाद मुझे भी कोविड पॉजिटिव में हो गया था उस सितंबर में। उस समय तक वैक्सीन आई नहीं थी। मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि मुझे मेदांता तक जाना पड़ा, गुड़गांव, जहां मैं 1 महीने एडमिट था। उसके बाद ठीक होके मैं आया दोबारा 25 जनवरी 28 जनवरी को मुझे कोविशील्ड की पहली डोज लगी है, 25 फरवरी को दूसरी डोज लगी। हाँ, निश्चित रूप से डोज लगने के बाद हल्का फीवर और शरीर भारी होना ये सब हुआ था, लेकिन वो पैरासीटामोल लेने से ठीक हो गया। और दोबारा 22 अप्रैल को जब मैं दोबारा इन्फेक्ट हुआ हूँ कोविड से, तो सीवियरिटी मेरी, पहली बार मेरा लंग 75% इन्फेक्टेड था, दूसरी बार मात्र 40% इन्फेक्टेड था। मैं घर पे ही ठीक हो गया। अभी मंडे को यानी 21 तारीख को मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन की है, मैंने अपने जॉब पे वापस आया हूँ। सीवियरिटी कम थी, इसलिए घर में ही ठीक हो गया, दवा लेके घर में ही ठीक हो गया। तो मेरा कहने का मतलब, कोई भी प्रकार की भ्रांति अगर है वैक्सीन से संबंधित, तो वैक्सीन से भ्रांति को दूर कर लें और वैक्सीन अवश्य लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन लगवाना ही एक अभी तक रास्ता है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर किसी को इस विषय में कोई प्रश्न पूछना हो तो वो आराम से पूछ सकता है इस विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कुछ ऑप्शंस? देखिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए मैं आपको बताऊं, डायबिटीज पेशेंट इस बीमारी से ज्यादा इन्फेक्टेड हो, ज्यादा सीवियर होने की संभावना होती है अगर कोमार्बिडिटी है। कोमार्बिडिटी मतलब साथ में कोई और बीमारी है, जैसे डायबिटीज हुआ या हाइपरटेंशन हुआ या सीओपीडी यानी लंबी सांस की बीमारी, या जो हमारे किसी किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है। इस बीमारी की कंडीशन में हमारे शरीर के ऊपर इस कोविड का असर कुछ ज्यादा होता है। तो अगर ज्यादा होता है, चूंकि अगर डायबिटीज है तो निश्चित रूप से हमारे कुछ न कुछ लंबे समय से तो किसी न किसी अंगों को उसने प्रभावित किया होगा। तो अगर वो खासकर इसमें किडनी है, लंग है और लीवर है, इन सबको प्रभावित किया होता है, तो हमारे शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, और हमारे अंग जो पहले से ही अफेक्टेड होते हैं बीमारी से, वो इन पे कोविड का असर कुछ ज्यादा होता है। तो पहली बात तो इस कंडीशन में अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल करें, और अगर कोविड का टीका लगना है तो डायबिटीज कंट्रोल रखनी है, और नहीं भी है टीका लगना है तो भी डायबिटीज कंट्रोल रखनी है। डायबिटीज कंट्रोल रखने के साथ साथ अगर ये बीमारी होती है तो डायबिटीज वाले जो दवा ले रहे हैं वो अपनी दवा की खुराक अपने डॉक्टर से मिलके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिसको डायबिटीज नहीं भी है, अगर ये बीमारी कोविड किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो वो शुगर बढ़ती है, चूंकि स्टेरॉइड इसके ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। और जब स्टेरॉइड लगता है तो अपने आप जो है क्या कहते हैं, आपकी ब्लड शुगर बढ़ जाती है, जो एक खतरनाक होती है। तो टीका लगवाने में डायबिटीज का कोई रोल नहीं है, टीका डायबिटीज भी लगा सकते हैं। लेकिन यही चाहूंगा डायबिटीज वालों को, वैसे भी चाहे ये कोविड हो या ना हो, अपनी शुगर हमेशा रेगुलेट रखनी चाहिए। एक डॉक्टर निर्धारित कर दे उस लेवल से ऊपर शुगर नहीं बढ़नी चाहिए। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि रोज वाली फास्टिंग पीपी तो आप देखें ही, लेकिन एक HbA1c होता है जो 3 महीने में आपके शुगर की पूरी 3 महीने की जानकारी देता है। डायबिटीज के पेशेंट का दवा के साथ हम लोग HbA1c 7 के नीचे चाहते हैं। आमतौर पे 6 के नीचे हम लोग स्वस्थ समझते हैं, लेकिन अगर डायबिटिक है तो 7 के नीचे उसकी है तो कंट्रोल मानते हैं। और कोई प्रश्न इस विषय में?
थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद सर। मैं सर जोगेश्वर मेहर जी, जूलियट प्रसाद जी, मैं चाहूंगा प्रश्नों की श्रृंखला को सर हम लोगों ने थोड़ा सा कार्यक्रम के तीसरे पायदान में रखा है। ठीक। अभी हमारे बीच डॉक्टर शाही सर जुड़े हुए हैं और इन विषयों पर उनके महत्वपूर्ण भाव सर आने हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर एस शाही, गोल्ड मेडलिस्ट, MBBS, MS, NB, FALS, FMAS, FLAGES, डायरेक्टर शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर को, कि आप आए और वैक्सीनेशन से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे छूते होंगे, हर प्रश्न आपके आसपास से गुजरे होंगे, उनके बारे में तथा दिव्यांग जनों को दिव्यांगता के परिक्षेत्र में जोड़ते हुए आप हमारे बीच अपनी विशेषज्ञता विस्तार पूर्वक रखें। आदरणीय शाही सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर शिव शंकर शाही सभी श्रोताओं को नमस्कार बोलता हूं तथा डॉक्टर रमेश पांडे जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस तरह का माहौल क्रिएट किया है, वैक्सीन जैसी विषय को चूज किया है। अभी डॉक्टर BK मिश्रा सर ने वैक्सीन के बारे में कुछ चीजें बताई हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं कि कोरोना एक अदृश्य दुश्मन है जिसको मारने के लिए मेरे पास अदृश्य सैनिक चाहिए। वह सैनिक वैक्सीन ही प्रोवाइड कर सकता है। आने वाली तीसरी लहर हमारे ऊपर मंडरा रही है, 12 प्रदेशों में आ चुकी है, अभी उत्तर प्रदेश छूता है। इसको रोकने के लिए हमको जो उपाय बताए गए हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड कंप्लीट वैक्सीनेशन। अभी डॉक्टर रमेश पांडे सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने CRC लखनऊ में इस तरह की सुविधा की कि जो हमारे दिव्यांग जन हैं जिनको आराम से वैक्सीन लग सके। क्योंकि मुझे मालूम है डॉक्टर पांडे गोरखपुर CRC के डायरेक्टर थे, तभी हमारी मुलाकात हुई थी। और मैं सक्षम गोरखपुर ब्रांच का अध्यक्ष हूँ, जो एक संघ की संस्था है जिसमें सारे दिव्यांगों को देखा जाता है। हमने गोरखपुर में भी इस तरह की व्यवस्था की है कि दिव्यांगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम किस तरह से वैक्सीनेट किया जाए, क्योंकि उनको अगर कोई समस्या होगी तो उनको डॉक्टर के पास जाने में प्रॉब्लम होगी। हर तरह की समस्याएं होती हैं। वो कम आय वर्ग के लोग होते हैं, दिव्यांगता होने से हर डॉक्टर के यहाँ इतना सुलभ नहीं है कि वो अपनी ट्राईसाइकिल लेकर जा सकें और उनके तक पहुंच सकें। इसलिए दिव्यांगों को वैक्सीनेशन लगाना तो बहुत ही जरूरी है। इसमें केवल CRC नहीं बल्कि देश के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। हर कॉलोनी, हर मोहल्ले से दिव्यांगों का सिलेक्शन होना चाहिए। उनको उचित हेल्प करके, उचित मार्गदर्शन करके, प्रॉपर उनको पोर्टल पर अपलोड करके किसी भी पास के वैक्सीन लगना चाहिए। रही बात कोविड वैक्सीन की, वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। स्पष्ट आवाज आ रही है। ठीक है। वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो इस अदृश्य दुश्मन को इस मानव रूपी भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व से खत्म करने में कारगर होगी। अभी तक हम लोग स्मॉल पॉक्स खत्म कर चुके हैं, हम लोग पोलियो खत्म कर चुके हैं, ढेर सारी असाध्य बीमारियों को साध्य के रूप में ला सके हैं। इसीलिए इस वैक्सीन को इतना महत्व दिया जा रहा है। समाज में कुछ लोग भ्रांतियां फैला रहे हैं, वैक्सीन लगाने से नपुंसकता हो जाती है, वैक्सीन लगाने से आप उसमें गाय की चर्बी पड़ी हुई है, क्या क्या चीजें हैं। इस तरह के असामाजिक तत्व, असामाजिक लोगों से दूर रहना चाहिए। और मैं वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि वैक्सीन एक वही चीज होती है जो कोरोना का वायरस होता है, सेम वायरस या वायरस का टुकड़ा वैक्सीन में होता है। बस वैज्ञानिक तरीके से उसकी पैथोजेनिसिटी खत्म की जाती है। पैथोजेनिसिटी मतलब उसको बीमारी करने की क्षमता खत्म कर दी गई होती है। जो वायरस हमारे वैक्सीन में है वो आपको बीमारी पैदा नहीं करता है। अगर इस नॉन पैथोजेनिक कोरोना वायरस को वैक्सीन के रूप में हम आपके शरीर के अंदर इनोकुलेट करते हैं, डालते हैं, तो शरीर के अंदर ये पता चलता है कि यह मेरा दुश्मन है। वैक्सीन जाने से 2 फायदे होंगे। या तो इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, जो अदृश्य वायरस के खिलाफ अदृश्य सैनिक है। एंटीबॉडी एक सैनिक है, जब कभी भी नॉर्मल वायरस जाएगा तो उसको लड़कर खत्म कर देंगे। इसीलिए वैक्सीन लगाने से या तो उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी बनेगी, ताकि आने वाले दिनों में अगर कभी भी कोरोना का खतरनाक वायरस उनके शरीर में जाए तो उसका प्रभाव न हो पाए।
अगर एंटीबॉडी कम में बनती तभी तो करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर एक देश है, एक कंट्री है। एक कंट्री में कोई भी दुश्मन अगर आएगा और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान अगर उसको पहचान पाएंगे कि मेरा दुश्मन है, तभी उसे लड़ाई करेंगे। अगर हम वैक्सीन आपके शरीर में इनोकुलेट किए हैं, आपके एक देश में इनोकुलेट किए हैं, तो उसकी मेमोरी सेल में प्रतिबिंब आ जाएगा कि यह वायरस, इस शकल का वायरस जिसके लंबे लंबे एंटीजन है, गोल गोल है, ये मेरा दुश्मन है। तो हम, हमारे शरीर का डिफेंस सिस्टम उसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है, अभी डॉक्टर मिश्रा ने जो बोला है कि उनको कोरोना हुआ लेकिन भर्ती नहीं होना पड़ा, यही कारण है कि हमारे शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो आराम से इस कोरोना वायरस को पहचान लेता है और उससे पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ाई करता है। अब बताएं, वैक्सीन को हम एक अम्ब्रेला मॉडल बताते हैं। जैसे बरसात के सीजन में हम छाता लेकर चलते हैं, अगर छोटी मोटी बारिश हुई तो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी, अगर तेज बारिश हुई तो थोड़ा पैर गीला हो सकता है, और आंधी तूफान आ गया तो छाता उड़ सकता है। इसी तरह वैक्सीन हमारा प्रोटेक्शन करता है, मैं मानता हूं। आगे परसेंटेज की बात 80% करता है, 98% करता है, लेकिन प्रोटेक्शन जरूर करता है। इसका मतलब नहीं कि वैक्सीन लग गया तो हम पूरे प्रोटेक्ट हो गए, कोरोना हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, नहीं। वैक्सीन आपको छाते से प्रोटेक्ट करेगा, अगर आंधी तूफान तो कोरोना आएगा तो आपको 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ये 3 वाक्य भी अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए चारों चीजें मिलकर लड़ेंगी तभी जाकर हम कोरोना से मुक्ति पाएंगे। अभी थोड़ी सी केस कम हुई है, मैं देख रहा हूं कि पूरे प्रदेश में लोग बिना मास्क पहने, बिना लोग प्रॉपर कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो किए, हर जगह शॉपिंग मॉल में, सड़कों पर भीड़ बढ़ती रह रही है। उसमें कितने लोग वैक्सीनेटेड है, कितने, उससे कोई मतलब नहीं है। या दिमाग से निकाल लीजिए कि वैक्सीन लग गया तो आप एकदम सुरक्षित हो गए, आपको कोरोना कभी होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना होगा, उसकी सिवियरिटी कम होगी, उसकी ग्रेविटी कम होगी, आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ सकता, ये सब चीजें होंगी। तो वैक्सीन को प्रमोट मैक्सिमम लोगों को करना चाहिए, और जितना लोगों को वैक्सीन लग जाए उतना हम ज्यादा मैक्सिमम सुरक्षित रहेंगे। बातें आती हैं कि किसको वैक्सीन लगना चाहिए, किसको नहीं लगना चाहिए। चूंकि अभी यह नई बीमारी है, इस पर रिसर्च नए चल रहे हैं, नित्य नए नए रिसर्च हो रहे हैं। अब तक जो 2 वैक्सीन हमारे देश में लग रही है, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन, मैं अपना अनुभव बताता हूं कि मेरे अस्पताल में कोविशील्ड वैक्सीन जनवरी से चल रही है, और 31 मई से पेड वैक्सीन भी चले, जो हम सीधे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीद कर लगाए हैं। करीब 10 से 12 हजार लोगों को मैंने वैक्सीन लगा चुके हैं, और सेकेंड फेज आने के पहले 5 से 7 हजार लोगों को जो वैक्सीन लगा था, उनको मैंने रेट्रोकेट स्टडी की, सबको फोन करके हाल चाल पूछा इसमें खाली टाइम में कि भाई आपका क्या हाल है, आपको वैक्सीन लगा था, कोरोना हुआ कि नहीं। उसमें कुछ लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन सिंगल बंदा ऐसा नहीं मिला जिसके घर परिवार या जान पहचान में वैक्सीन लगने से मृत्यु हुई हो। इसका मतलब ये वैक्सीन बहुत ही कारगर है, हर तरह से फायदेमंद है, और उसको जरूर ही लगाना चाहिए। रही बात किसको न लगाने की, अभी प्रेगनेंसी में बताया गया है अगर गर्भवती महिला है तो उसको वैक्सीन नहीं लगना चाहिए। 18 साल से कम बच्चों का भी रिसर्च चल रहा है, जब तक रिसर्च न आ जाए तब तक उनको नहीं लगना चाहिए। अगर पहले डोज में कोई रिएक्शन हुआ वैक्सीन की, जो कि बहुत ही कम हुआ, हमारे सेंटर में एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है, तो उनको सेकेंड डोज प्रिकॉशन करके देखना चाहिए। उनको कोई बीमारी जिसमें खून का थक्का जमने की परेशानियां होती हैं तो उसको थोड़ा सा चेक करके देखकर करना चाहिए। लेकिन अभी एक मैडम पूछी थी, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे शुगर की बीमारी है, मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे स्टेंट पड़ा है, मेरा लीवर खराब है, मुझे ट्यूबरकुलोसिस है, मुझे कैंसर है, इनको लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। मैं बताता हूँ, इन लोगों को तो जरूर ही लगना चाहिए। ये लोग कोरोना के हाई रिस्क केस हैं, इन पर कोरोना का कुप्रभाव बहुत ही ज्यादा पड़ता है, और ऐसे लोग, समाज के ऐसे वर्ग जिन पर कोरोना का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, उनको प्राथमिकता देकर सरकार ने वैक्सीन लगवाई है। फर्स्ट फेज में 60 साल से बड़े लोग लगाई है, फिर 45 साल, फिर 18 साल। ये माना गया कि जो ओल्ड है, सीनियर सिटीजन है, उनको जो है कोरोना ज्यादा प्रभावित करेगा। फिर डिजीज वाले आ गए थे, सब डिजीज वालों को बीमारी कंट्रोल करके वैक्सीन लगाई गई है। अब बच्चों का नंबर रहा, क्योंकि तीसरी फेज का ऐसी संभावना की जा रही है कि बच्चों पर असर आने वाला है। मैं आपको बता दूं, पहला फेज आया, प्रॉपर लॉकडाउन हुआ, कुछ सीनियर सिटीजन प्रभावित हुए। दूसरा फेज आया, लॉकडाउन नहीं हो पाया टाइम से, उसमें कुछ यंग लोग प्रभावित हुए। कारण क्या था? उसके पहले हम सीनियर सिटीजन सबको वैक्सीनेट कर चुके थे,
वैक्सीन एक ऐसा हथियार था जो दूसरे फेज में फ्रंटलाइन वर्कर, डॉक्टर, पुलिस और सीनियर सिटीजन की रक्षा किया। अब तीसरे फेज में हमारी मैक्सिमम कोशिश है कि जितना जल्दी रिसर्च हो, बच्चों को हम टीका लगाएं, या अभी जो सरकार की योजना चल रही है हमारे गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री ने जो उत्तर प्रदेश योजना लागू की है कि जिसके घर में बच्चे हैं उनके घर के लोगों को कम से कम वैक्सीन तो कर ही दिया जाए, ताकि उनको संक्रमण, उनके थ्रू संक्रमण घर में न आए, उनको रोका जा सकता हो। इसीलिए वैक्सीन पर बहुत से ज्यादा फोकस है। और किसी भी तरह की चीजें हैं, हर जगह ऑनलाइन नंबर दिए गए हैं, आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं कि वैक्सीन किसको लगाना किसको नहीं लगाना है। केवल आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो समाज में भय व्याप्त किया गया कि वैक्सीन लगेगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अभी एक दिन न्यूज में पढ़ा था, बस्ती के किसी गांव में लोग वैक्सीन लगाने गए तो पूरे गांव जाकर नदी में कूद गए। उनको लगा वैक्सीन लगेगा तो हम मर जाएंगे, हमको कोरोना हो जाएगा, हम नपुंसकता हो जाएगी, हमारा धर्म पर, ये सब चीजें जो गंदगी फैलाई गई है शुरू से होती आई है। ऐसा हमने फेस पोलियो में भी किया है, जब पोलियो को विश्व से खत्म करने की चाल चल रही थी। आज हम लोग पूरे विश्व से कोरोना को खत्म करने के मूड में हैं, और इसमें इस अदृश्य दुश्मन से मारने के लिए अदृश्य सैनिक की नियुक्ति केवल वैक्सीन ही कर सकता है, केवल वही लड़ाई कर सकता है। हम और आप मात्र साधन मात्र हैं, केवल सहयोग कर सकते हैं, केवल उनका हम भला कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन नहीं लगेगा तो उसका कोई इलाज नहीं है। आप कितना इम्यूनिटी बढ़ा लीजिए, कितना खान पान चेंज कर लीजिए, कुछ भी कर लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन वैक्सीन हमको कोरोना से बहुत ही प्रभावित करेगा और कोरोना से हमको मुक्ति दिलवाएगा। दूसरी बात कि कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हम ब्लड दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हमको भी कोरोना हुआ, वैक्सीन लग सकता नहीं लग सकता? जी हाँ, अगर आपको कोरोना हुआ है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी आपके शरीर में बनी हुई है। जो वैक्सीन लगाने से एंटीबॉडी बनती है वो 3 महीने तक आपको प्रोटेक्शन पूरी देती है। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको कोरोना की बीमारी हो गई है तो 90 दिन बाद अपना दूसरा डोज लगाए या पहला डोज लगाए, तब तक मेरा प्रोटेक्शन बना हुआ है। बीच में वैक्सीन लगाने से हो सकता अनवांटेड रिएक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अननेसेसरी नहीं लेना चाहिए। एक प्रोटोकॉल बन रहा है। अगर आपको कोरोना की बीमारी हुई है या आपको वैक्सीन लग गया है तो आप ब्लड डोनेशन कम से कम 4 से 8 हफ्ते बाद कर सकते हैं। ढेर सारे रिसर्च आए हुए हैं। तो इंसानी भ्रांतियों को दूर करने के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि इस अम्ब्रेला रूपी वैक्सीन को लेकर चलें, ताकि कोरोना रूपी बारिश से हम न भीगे और सुरक्षित रहें। और पूरे दुनिया से, भारत ने पूरे दुनिया से आज नहीं कल हम लोग कोरोना को भगाने में तभी कारगर होंगे जब सभी लोग प्रॉपर वैक्सीनेट हो और कोरोना के नियम जो बोला गया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड कंप्लीट वैक्सीनेशन, तभी हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। नहीं तो हमारा फेस मास्क है, हमेशा बांधना पड़ेगा। इससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी, तरह तरह की समाज में क्राइम बढ़ेंगे, लोगों का चेहरा न देखने से ढेर सारी चीजें बढ़ती रहेंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी चर्चा को विराम देना चाहता हूँ। किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, आप निःसंकोच में पूछ सकते हैं, मैं ऑनलाइन बना रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बताया, 1 मिनट सर, आपने बताया कि वैक्सीनेशन कितना महत्वपूर्ण है और वैक्सीनेशन विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए कितनी महत्ता रखता है। इस हेतु सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः कार्यक्रम के बीच में भी, क्योंकि प्रश्न आने हैं तो उससे संबंधित भी प्रश्न अगर कुछ होगा तो आ जाए, इसलिए बता दूं कि 29 जून सन 2021 को सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में, स्थित सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में दिव्यांगजनों हेतु एक बृहद स्तर पर वैक्सीनेशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा सर, हमारी मेयर महोदया और हमारे भिन्न भिन्न जगहों पे अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले विशेषज्ञ तथा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राणा किशोर सर, हमारे विधायक जी, सांसद जी, सभी की उपस्थिति, गौरवमयी उपस्थिति अपेक्षित है। आप सभी दिव्यांगजनों को इससे सूचित करें, जिससे वो अधिक से अधिक सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में आकर वैक्सीनेशन को सुनिश्चित कर सके। अब मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं वैक्सीनेशन या इस कार्यक्रम से संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे बीच रखें। डॉक्टर गजानन मुंडे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे।
जी सर। डॉक्टर गजानन मुंडे जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हेलो। जी हाँ जी, पूछिए सर। हाँ, आपका जो एक वैक्सीनेशन का जो एक वर्कशॉप हुआ, बहुत बढ़िया सर। आपका पहले पहले बहुत बहुत थैंक्स आपका, कि वैक्सीनेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए आपने जो प्रोग्राम रखा, आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। हेलो। जी सर। हाँ, मेरा एक, हाँ, मैं महाराष्ट्र में बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ शेगांव यानी 1 लाख पॉपुलेशन है। यहाँ के जो दिव्यांग जन है, यहाँ यानी रूरल एरिया में हम स्पेशली अवेयरनेस के लिए हम काम कर रहे हैं। यानी संडे जो जुलाई महीने का जो पहला और थर्ड संडे, यानी वहाँ पे स्पेशली दिव्यांगजनों के लिए एक प्रोग्राम रख रहे हैं कि वहाँ पे जो वैक्सीनेशन है, यानी टीका लगाने का जो प्रोग्राम्स है वो हम करवा रहे हैं। यानी आपकी ही यानी एक मोटिवेशन है कि ये दिव्यांगजनों के लिए कैसा अवेयरनेस करना चाहिए। आपके लिए, आपको इतना ही मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ कि ये दिव्यांगजनों के लिए जो एक मुस्लिम कम्युनिटी में ये हो रहा है कि वो एक वैक्सीनेशन कर रहा है, अच्छा है या नहीं है, उसमें जो प्रॉब्लम्स है कि वो टीका लगाने के लिए कुछ ये वैक्सीनेशन में थोड़ा सा कंटेमिनेशन है, कि जो उसमें जो भेसड़ है, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में आप थोड़ा सा और थोड़ा सा क्यूरियस बताइए कि कैसा है लोगों के पास जाके उनको टीका करवा लेना चाहिए। हेलो। जी जी, हेलो। आपके प्रश्न आ चुके हैं। हाँ जी सर, गजानन जी, आपके हाँ सर, प्रश्न। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर गजानन मुंडे सर, आपने मुझे संडे दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने पूछा, हमारे दो विशेषज्ञ हमारे बीच हैं, लेकिन यह प्रश्न जनरल फील्ड से है तो मैं इसका उत्तर देना चाहूंगा। मैं अपने दोनों विशेषज्ञों से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ये कहना चाहूंगा, सर आप लीजिए। दिव्यांग जनों को इसके लिए तत्पर और तैयार करने के लिए उदाहरण के साथ प्रस्तुत होना होगा, तथा जैसा कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में ही हमने कहा, हमारे दिव्यांग बेटे और बेटियों, भाई और बहनों की जो सबसे बड़ी समस्या होती है, या जो उनके मन में जो सबसे बड़ा प्रश्न आता है, वो ये होता है कि क्या हम वहां पे सहज भाव में आराम से जाकर कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवा सकते हैं, हमारे आने जाने में कोई असुविधा तो नहीं होगी। इसका अनुपालन अगर ठीक हो रहा है तो वे कोविशील्ड लेने के लिए, कोवैक्सीन लेने के लिए तत्पर और तैयार होते हैं। एक बात। दूसरी बात, उनके मन में ये जो प्रश्न आता है कि हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की जो दिव्यांगता है, उसमें यह वैक्सीन लाभकारी होगी कि नहीं होगी, या कहीं किसी पक्ष पर हानिकारक न हो जाए, इसके लिए हमें उन्हें यह आश्वस्त कर देना है कि इस तरीके की कोई परिस्थिति नहीं खड़ी होने वाली। हमारी दिव्यांगता से रिलेटेड इसमें कोई इंफेक्शनल भाव नहीं है। मैं कुछ प्रश्न आए हैं जो हमारे विशेषज्ञों से संबंधित है, मैं वहां पर उन्हें रखना चाहूंगा। सर्वप्रथम एक हमारे महानुभाव ने पूछा है, डॉक्टर विवेक मिश्रा सर, आपसे उन्होंने पूछना चाहा है, अगर किसी को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ है और वो क्योर हो गया है, तो उसके कितने दिन बाद वैक्सीन करवा सकते हैं? 6 to 8 वीक बाद, 6 से 8 हफ्ते बाद वैक्सीन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंजू गुप्ता जी, शायद आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। 6 से 8 सप्ताह के पश्चात ऐसा वैक्सीनेशन के लिए आप जा सकते हैं। एक अगला प्रश्न है सर, पैरासीटामोल कितने टाइम बाद लेना और कितने दिन तक लेना चाहिए? देखिए सर, पैरासीटामोल आप दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर 12 साल से कम एज है तो आप 500 मिलीग्राम दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। और अगर जो है आपको लगता है एज 12 साल से ज्यादा और वेट 45 किलो से ज्यादा है तो आप 650 मिलीग्राम ले सकते हैं दिन में 4 बार। और ये पैरासीटामोल कम से कम 3 दिन आप सुबह शाम जरूर लें। अगर जरूरत हो तो 4 बार भी ले सकते हैं। पैरासीटामोल कभी खाली पेट ना लें, 1 गिलास पानी के साथ, और कुछ खाना खाने के बाद, खाने मतलब दाल रोटी खाने के साथ, खाने का मतलब बिस्किट और डबल रोटी नहीं है, ठीक है। आप पूरी तरह, पैरासीटामोल पूरी तरह सुरक्षित है, अगर आप ले लें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और ये जो साइड इफेक्ट इसके होते हैं पैरासीटामोल के, मतलब ये वैक्सीनेशन के, इसके लिए पैरासीटामोल पर्याप्त है क्योर करने के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक अगला प्रश्न स्नेहलता पुनिया स्पेशल टीचर का हमारे बीच आया है, श्री शिवशंकर सर से उन्होंने इसका उत्तर जानना चाहा है कि डिफरेंट बिटवीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड विच इज बेटर और बेस्ट। नहीं देखिए सर, जहां तक मेरा मानना है अभी दोनों वैक्सीनें बहुत ही अच्छी कारगर हैं, बहुत कोई खास डिफरेंट नहीं है दोनों में, लगभग दोनों सेम वैक्सीन है, आप कोई वैक्सीन आप लगवा सकते हैं। एक अगला प्रश्न है हिमांशु सोनी जी का, कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से कौन सी पहले एंटीबॉडी बनाती है और कब तक बनी रहती है सर? क्या कोई ऐसा शोध परक भाव आया है? अभी तक जो अभी कब तक बनी रहती है जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी सर, विवेक सर। हाँ देखिए, ऐसा है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों से एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया जो है, जब एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया तो 5 दिन बाद शुरू हो जाती, 5 से 6 दिन बाद, लेकिन 6 हफ्ते बाद पर्याप्त रूप से एंटीबॉडी बनती है। लेकिन दोनों से कितनी बनती है इसकी अभी कोई एक तरह से मतलब परफेक्ट रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ कि ये 6 हफ्ते बाद आप पर्याप्त इतनी एंटीबॉडी बन जाती है दोनों वैक्सीन से कि आपसे रोगों के ये कोविड से लड़ने की क्षमता आ जाती है। और अभी ये कितने दिन तक को एंटीबॉडी बनी रहती है इसके विषय में अभी ये सीरो सर्वे चल रहा है। जैसे ही इसका सीरो सर्वे आ जाएगा ये बता दिया जाएगा, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ तो ये एंटीबॉडी रहती है। लेकिन क्योंकि बीमारी नई है और इसके बारे में अभी सबको पूरी जानकारी नहीं है कि कितने दिन एंटीबॉडी रहती है, तो ये है कि वैक्सीन तो लेना मस्ट है और वैक्सीन सुरक्षित भी है, तो वैक्सीन लें। और बाकी एंटीबॉडी पे सर्वे चल रहा है, जैसे ही आ जाएगी रिजल्ट आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, हेलो। तो धन्यवाद सर, शायद उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल चुका है। सर एक प्रश्न और हमारे बीच है, डॉक्टर एस शाही सर से उन्होंने अपनी बात रखी है। महानंद डोंगरे जी पूछ रहे हैं, सर मान लीजिए किसी को वैक्सीन लगाने के बाद बुखार नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई, तो क्या समझें कि वैक्सीनेशन प्रभावी है अथवा कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है सर, एक भ्रांतियां हैं, लोगों ने बोला है कि वैक्सीन लेगा तो बुखार आएगा तो इफेक्टिव है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनको कोई परेशानी नहीं हुई है, उनके अंदर भी एंटीबॉडी डेवलप होगी, उनकी बॉडी बहुत ही हाइपर रिस्पांस नहीं करती, बॉडी हाइपर रिस्पांस करती है। किसी को ज्यादा बुखार होता, किसी कम होता, किसी को नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी को नहीं होता उनके अंदर भी एंटीबॉडी बनती है, ऐसा देखा गया है। इस विषय पे मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। जी सर, जी सर, स्वागत। देखिए, एंटीबॉडी जैसे भी कोई भी वैक्सीन आप लेते हैं, जैसे हर व्यक्ति का ये शरीर अलग अलग प्रकार का होता है, किसी पे पेनिसिलिन जीवन रक्षक होती है तो किसी पे पेनिसिलिन जीवन भक्षक हो जाती है। तो ये हर शरीर की अपनी स्पेशलिटी है। किसी को तेज बुखार आने पे भी समझ में आता है ये वैक्सीन असर कर रही है, किसी को ना आने पे भी अलग अलग शरीर की अलग अलग प्रक्रिया है, लेकिन वैक्सीन लगी है तो असर करेगी और उसके विषय में सुरक्षा भी आपको देगी। लेकिन एक अभी प्रश्न आ रहा है, जिनको कोरोना नहीं हुआ वो भी वैक्सीन लगवाएं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जिनको कोरोना हुआ, मुझे 2 बार हो चुका है, फिर भी मैंने वैक्सीन लगवाई है। और जिनको नहीं हुआ तो अवश्य लगवाएं, जिनको हुआ है वो भी लगवाएं, 100% वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि वैक्सीन न करने पे आपके जो रोग की लड़ने की क्षमता है, वो चूंकि ये स्पेशल वायरस है, ये अभी नया आया है, इसमें आपके अंदर क्षमता नहीं है, जो जनरल क्षमता है वही है। इसको जब लगाते हैं तो इस वायरस के अगेंस्ट क्षमता आती है, तो उससे रोग से लड़ने में क्षमता ज्यादा होती है। मैं यही कहना चाहूंगा। हाँ सर, मेरे ख्याल से शिवशंकर जी भी सहमत होंगे। मैं डॉक्टर जी ने एक विषय की तरफ आकृष्ट किया है उन्होंने ध्यान सर। अभी कुछ शोध, वैसे तो सोशल मीडिया में भिन्न भिन्न प्रकार की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में रोज शोध आ रहे हैं, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक शोध है, उनके मन का एक भाव है कि सर पता चला है कि फला वैक्सीन से कुछ इन्फेक्शन या कुछ इस तरीके के साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्या यह सत्य है? क्या इसमें कोई सत्यता है? देखिए सर, ऐसा है कि कभी संयोग हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो मतलब किसी बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित है
अब वो पता नहीं चल रहा है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको जो है क्या कहते हैं आपको एकाएक प्रकट होती हैं। जैसे किसी का अगर हार्ट में 70% ब्लॉकेज है तो वो तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो 80-90% नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसे एक दिन में 90% ब्लॉकेज हुआ है। तो कभी कभी होता है हम बीमारियों के साथ जीते हैं, हमें बीमारियों के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन जब वैक्सीन लगी, वैक्सीन लगने के बाद हो सकता है कोई हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ हो तो वो प्रेसिपिटेट करेगी। इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इसका वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे लोगों को कहना खून पतला कर देता है, थक्का जम जाता है, ऐसा कुछ भी वैक्सीन से नहीं है, ठीक है। हेलो, हाँ सर, हेलो। मेरे ख्याल से डॉक्टर भी मेरी बात सहमत होंगे। सर एक अगला प्रश्न जो हमारी फील्ड से और बहुत आज के कार्यक्रम का मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बीच आया सर। एकदम स्पष्टतया सीमा राजपूत जी ने अपनी बात रखी कि एक परिवार है। मैं चाहूंगा कि हमारे दोनों विशेषज्ञ ध्यान पूर्वक इस प्रश्न को जरा सुने सर। एक परिवार है जिसमें 4 या 5 लोग रहते हैं, माता पिता बेटे बेटियां मिलाकर। सभी ने अपना वैक्सीनेशन तो करा लिया, लेकिन उनके परिवार में एक गंभीर दिव्यांगता से ग्रसित, एक मेंटली रिटायर्ड या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से रिटायर्ड गंभीर दिव्यांगता से पीड़ित एक बच्चा है, कमजोर है, शारीरिक कमजोर है। तो ऐसी स्थिति में अभी उन लोगों ने उसका वैक्सीनेशन नहीं कराया, तो क्या वैक्सीनेशन कराने पर कोई साइड इफेक्ट आ सकता है? सर यही सवाल था मेरा। ओके जी सर, अगर वो कमजोर है तो उसको वैक्सीन और जल्दी लगना चाहिए क्योंकि उसको कोरोना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यही बात मैं भी कहना चाह रहा था कि उसको सबसे पहले लगवाना चाहिए, सबसे पहले लगाना चाहिए सर। जो लोग हाई रिस्क हैं, जिनको शुगर है, टीबी है, कैंसर है, जो बहुत ही कमजोर हैं, जिनकी HIV है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, उनके लिए कोरोना तो जानलेवा साबित होता है, उनको तो वैक्सीन पहले लगना चाहिए। तो सीमा जी से मेरा अनुरोध है कि उस दिव्यांग को उस घर में वैक्सीन पहले लगना चाहिए था, बाद में लोग लगना चाहिए था। अब लेट हो गई, तब CRC लखनऊ में ले जाकर लगवाएं वैक्सीन को, या किसी भी तरह से उसकी मदद करें और उन घर वालों के दिमाग में जो भी ऐसी गलतफहमी उसको दूर करें कि कमजोरी वैक्सीन लगाने के लिए कोई कारण नहीं है न लगाने के लिए। कमजोर, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, जो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको तो जरूर ही लगाना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे जो विशेषज्ञों ने इस प्रश्न पर अपने भाव रखे हैं, मैं उसको थोड़ा सा शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ करके आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। हमारे विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर कोई शारीरिक रूप से दुर्बल है, कोई शारीरिक रूप से भिन्न क्षमता वाला है, अथवा किसी व्याधि से पीड़ित है, तो यह बहुत आवश्यक है कि सर्वप्रथम उसको हम वैक्सीनेशन कराएं, जिससे उसके शरीर में जो विशेष प्रकार की कमी है उसके निवारण के लिए और उसके द्वारा उसमें जो आई हुई कमियां या जो उसका एंटीबॉडी बनने में परेशानी हो रही है उससे निजात मिले, उसको इस कोविड महामारी से निजात देने के लिए परम आवश्यक हो जाता है। अब यहाँ एक निष्कर्ष भी निकल आता है, हमारे एक प्रश्न का निष्कर्ष निकलता है कि सामान्य जनों से, ये मैं अपना भाव रख रहा हूं, मैं कोई शोध नहीं रख रहा, सामान्य जनों से ज्यादा आवश्यक है विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं को वैक्सीनेशन प्रदान करना, क्योंकि किन्हीं न किन्हीं कारणोंवश उनके शरीर में वैक्सीनेशन का पहुंचना इस कारण भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे भिन्न क्षमताओं से युक्त है और एंटीबॉडी उनमें तेजी से बने। इस हेतु समाज को यह प्रयास करना चाहिए कि प्रथम पंक्ति में हम अपने दिव्यांग बालक एवं बालिकाओं को, बहन बेटियों भाइयों को रखें, तत्पश्चात हम अपने वैक्सीनेशन को प्रेरित और करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न का जिन्होंने भी रखा है। अब अगले क्रम में हेलो, हाँ डॉक्टर गजानन जी। हाँ सर, मेरा सवाल यही है कि ये 18 के नीचे की जो दिव्यांग बच्चे हैं यानी मेंटल रिटार्डेड बच्चे हैं, इनके लिए ही जो टीका लगाना है वो भी नीड है, स्पेशल नीड है, क्योंकि अभी आपने बताया वैसा ही इसमें जल्दी से जल्दी ये जी बहुत अच्छी बात। अनिल पांडे जी ने एक प्रश्न पूछा है
यानी आपके प्रोग्राम के माध्यम से थोड़ा सा गवर्नमेंट को थोड़ा सा कहिए, यही मेरा जी, सवाल है कि जो 18 के बहुत बहुत नीचे के जो धन्यवाद, बच्चे बहुत हैं बहुत घर धन्यवाद में डॉक्टर गजानन डर रहे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद। पेरेंट्स जी जी, कि मैं हमारे बच्चे बाहर इस मत प्रश्न जाए, कहूंगा यानी हमारे बीच शायद आपकी तो आवाज आ कम जाएंगे। हो रही है, हेलो मुझे साहब आपकी आवाज थोड़ी सी हेलो कट रही है। अनिल पांडे जी ने पूछा है सर कि कोरोना हेलो से ठीक हुए लोग कितने दिन के बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? हेलो हाँ, मैं बोलूं सर? जी सर, जय विवेक सर। हाँ, देखिए, कोरोना से जो ग्रसित हैं वो ठीक होने के बाद 2 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है। जी जी, एक अगला प्रश्न है सर अंजू गुप्ता जी का, मेंसुरेशन के टाइम वैक्सीनेशन करवा सकते हैं या नहीं? कब? मेंसुरेशन इन्होंने लिखा है। नहीं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल करवा सकते हैं। और अभी एक बीच में प्रश्न उठ रहा था आपका, मैं सुन रहा था कि जो 18 से कम के दिव्यांग बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन जल्दी होना चाहिए। तो देखिए, मैं पीडियाट्रिशियन भी हूँ, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि अभी 18 से कम के लिए ट्रायल चल रहा है। जैसे ये ट्रायल आ जाएगा कि हाँ ये सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है, तभी 18 से कम वालों को वैक्सीनेशन लगेगा। अभी 18 से कम वालों के लिए जो भी उनके गार्जियन है उनको वैक्सीनेशन अलग से लग रहा है, अभिभावकों को, जिससे कि वो सुरक्षित रहें। और अभी ये कहा जा रहा है कि अभी ये लोग बाहर न निकले, क्योंकि अभी इनके लिए वैक्सीनेशन के लिए अभी जब ये भारत सरकार की परमिशन है नहीं। जैसे ही ट्रायल हो जाएगा, परमिशन हो जाएगी, इनको भी टीका लगेगा, वो 18 साल से कम वालों को भी। और उसमें ये आपके जो दिव्यांग हैं उनको प्राथमिकता से आप लोग बात करें, प्राथमिकता से लग सकता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर एक अगला प्रश्न अमरेंद्र सिंह साहब का आया है, सर अगर वैक्सीन लगवाने के कुछ दिन बाद से स्किन एलर्जी हो रही है, स्किन पर रेड स्पॉट पड़ रहे हो, तो क्या करें? कितने दिन बाद? अमरेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो दिनों का उल्लेख करें। अमरेंद्र सिंह जी, सर 3 दिन बाद 15 दिन की बात कर रहे हैं सर। 15 दिन? 3 दिन बाद देखिए, सर, ऐसा 3 भी दिन। है, अगर वैक्सीन से एलर्जी होगी तो वो 2 या 3 दिन में आ जाएगी, डिलेड सेंसिटिविटी नहीं होती है। अगर सर, वैक्सीन 3 दिन से 3 एलर्जी दिन होने कह रहे हैं लगी सर, सॉरी सर, 3 दिन कह रहे हैं। 3 दिन। हेलो जी जी सर। तो अगर 3 दिन में एलर्जी हो जा रही तो उसके लिए एंटी एलर्जी ले सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एलर्जी थोड़ा तो हो सकती है, ये कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, एंटी एलर्जिक ले सकते हैं उसमें। जी जी सर, एक सुनील दत्त मिश्र जी का प्रश्न है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने के बाद ब्लड क्लॉट थिक हो रही है, इसका क्या कारण है? इसके दोष को कैसे दूर करें? मेरे यहाँ किसी एक को हो चुका है, ऐसा वो लिख रहे हैं। नहीं, क्या ब्लड, क्या बता रहे हैं? मैं ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं सर। ब्लड थक्का जम रहा है। नहीं, सुनील दत्त जी सुन रहे हैं शायद। सुनील जी, हाँ, जो ब्लड थक्का जम रहा है, हाँ बताएं सर, बताएं, आप बताएं सर। ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, जो सिर में एकदम से क्लॉटिंग हो गई और उनको पैरालिसिस अटैक हुआ। एज कितनी थी भैया उनकी? एज उनकी, और एक मेरे यहाँ एक ऑफिस में उसकी एज कितनी थी? 45 45 वर्ष। 45 ना? अच्छा, हाइपरटेंसिव तो नहीं थे वो पहले? ब्लड प्रेशर तो नहीं था? हाँ, नहीं कुछ नहीं था सर, उनको कुछ भी नहीं था मेरे यहाँ। नहीं, देखिए, 2 चीजें, आप डायग्नोज नहीं हुए थे कि था नहीं? कभी कभी ऐसा होता है, हाइपरटेंशन और डायबिटीज काफी समय तक अनडायग्नोज रहती है। कुछ भी नहीं। अगर नहीं, ये नपवाया था कि सिर्फ ये जान रहे हैं? नहीं, उनको हुआ है, उनने 25 मार्च को कोवैक्सीन। सुनील दत्त जी, मैं जो बात कर रहा हूँ, मेरी बाप की बात मैंने सुन लिया। देखिए, डायबिटीज और हाइपरटेंशन ना होना अलग बात है, और आप जानते नहीं कि है, ये अलग बात है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे। कभी कभी हम लोग के पास केसेस जब आते हैं, पता चला कि वो स्ट्रोक की कंडीशन में है, उनको यही नहीं पता था कि उनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है। तो हो सकता है कि हाइपरटेंशन माइनर हो, थोड़ा सा मिड साइज का हो, मतलब मॉडरेट हो, तो उस कंडीशन में और भी दवाओं की जरूरत पड़ती है। ये जरूरी नहीं, इससे ब्लड क्लॉट का कोई ऐसा अभी तक साइड इफेक्ट आया नहीं है। और अगर ये केस है तो जो भी आपके मतलब कि डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसको एक बार डायग्नोज करवाएं कि ऐसी क्या बात है, क्यों इनको ये स्ट्रोक हुआ या क्लॉट हुआ। जी सर।
डालने से कुछ जरूर होगा, उनको प्रीएग्जिस्टिंग डिजीज होगी जो हाइपर कोविड कंडीशन काज करती है, उसके प्रॉपर चेक करा के उसको दूर करवाएं। ऐसा वैक्सीन से होने की संभावना बहुत कम है। नहीं वही मैंने कहा डॉक्टर साहब, ऐसा है कभी कभी जो पेशेंट आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, वो 10वें साल से डायबिटिक और हाइपरटेंसिव होते हैं, पता नहीं चलता सही, वो उनको पता नहीं चलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है सुनील दत्त जी। तो यही वही मैंने कहा ना कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन ना होना, अब आप जानते हैं दोनों में अंतर होता है। तो एक बार उनको डायग्नोज प्रॉपर करवाएं सर। ठीक है ओके। किसी और हमारे प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो आप एक प्रश्न और हम लोग लेंगे, और समय की बाध्यता को देखते हुए कार्यक्रम को हम पूर्ण करने की तरफ चलेंगे। सर मैं रमाशंकर सिंह, एक डाउट है सर प्रणाम बताएं सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले सितंबर में मैं कोविड अफेक्टेड हुआ था, एडमिट भी रहा, तो हमें एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए कि नहीं? डायबिटिक भी हूँ, हाइपरटेंसिव भी हूँ। सर मैं सर बोलूं इसमें जवाब देंगे? जी सर अनुमति है। देखिए ऐसा है सर, रमाशंकर जी नमस्कार। ऐसा है कि अगर आप कोविड पॉजिटिव सितंबर में रहे हैं तो कितने दिन आप एडमिट रहे हैं और किस सर मैं ग्रेड 15 दिन एडमिट रहा। कहाँ पर? 1 वीक में आरएमएल लखनऊ में एडमिट रहा, 1 वीक पीजीआई में लास्ट में रहा। अच्छा, तो ऐसा है कि देखिए एंटीबॉडी तो आपको अपना चेक करवाना चाहिए, एंटीबॉडी चेक करवाइए। लेकिन अब जो है सितंबर में था, सितंबर में मैं भी हुआ था बीमार, उस समय निकलने के बाद मैंने 6 हफ्ते बाद करवाई थी तो 133 एंटीबॉडी थी, लेकिन अब वो नहीं है। तो मेरा कहने वाला अब तो काफी देर हो गई एंटीबॉडी चेक करवाने में। अगर आप 6 वीक बाद करवाते तो आपको वास्तव में ये लगता कि हाँ कितनी एंटीबॉडी एक्टिव इन्फेक्शन से बनी हुई है। आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? सुझाव है कि सर मैं एक एज ए प्रिकॉशनरी में चेक करवा लूं या ना करवाऊं? नहीं, बिल्कुल चेक करवा लें सर। और सर आप एंटीबॉडी चेक करवाइएगा, आपके जो मतलब रोग से लड़ने वाली है एंटीबॉडी वो चेक करवाइए, ठीक है? और मेरा अभी HB1AC 8.4 था, वैसे तो मैं कंट्रोल करता हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। ज्यादा है 8.4 तो ज्यादा है सर। उसके सर लिए हमारे साथ दिक्कत है, यदि मैं ज्यादा दवा करता हूँ तो फास्टिंग लेवल मेरा बहुत कम हो जाता मॉर्निंग में, तो हमको ये एडवाइस किया। सुनिए, आप रात की दवा जो है चेंज करिए ना, आप अपने कंसल्टिंग डॉक्टर से बोलिए कि हमें ऐसा फास्टिंग कम होती है, तो फिर आपको वो जो है ये मतलब पोस्टपांडियल के लिए देंगे, ठीक है? यही दिक्कत है उसमें सर। मैं काफी 25 साल से हूँ और डॉक्टर का कहना है कि आप HB1AC यदि 8 साढ़े 8 तो कोई चिंता नहीं कीजिए, डायबिटिक के लोअर होने में मैं हाइपो में चला जाता हूँ यदि मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। ठीक है, ये तो सर ये तो फंडा है कि अगर जो है वैसे तो हम लोग जो है डायबिटीज के लिए विद मेडिसिन 7 हम लोग HbA1c नॉर्मल मानते हैं 7 तक, लेकिन जिनको बार बार हाइपोग्लाइसीमिया का अटैक पड़ता है उनके लिए 8 तक भी हम लोग नॉर्मल मानते हैं। तो 8 तक है, ठीक है आपका, बट इससे नहीं बढ़ना चाहिए सर। तो ठीक है सर, 8 सवा 8 तो लगभग ठीक है, थोड़ा बहुत होता है तो आई थिंक दैट ऑल राइट। नहीं वो आपका नॉर्मल, लेकिन अपनी डाइट का, अपनी दवा का और रेगुलर एक्सरसाइज वॉक का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि कोई भी दवा आप लेंगे जब तक आप फिजिकल एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिव वॉक नहीं करेंगे तब तक आपका जो है देखिए 30 मिनट पर डे और 150 मिनट पर वीक इतना आपको करना है वर्कअप, ठीक है? ठीक है सर, नोटेड, आई विल डू इट। हाँ ओके सर, थैंक्स। अगर आप वॉक करेंगे तो निश्चित रूप से आपका HbA1c भी कम होगा, और मेरे ख्याल से डॉक्टर शिवशंकर भी शाही साहब भी सहमत होंगे, फिर आपकी दवाओं का वो भी कम हो जाएगा। चलिए सर, आई विल रिमेन इन टच। सेंटर इंचार्ज सर के थ्रू आपके टच में रहेंगे, थोड़ा आपसे एडवाइस भी लेंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों विशेषज्ञों का एक एक मिनट व्यस्ततम है, क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग से हैं और इस समय स्वास्थ्य विभाग कितना व्यस्ततम है ये सभी से अनछुआ नहीं है। लेकिन इसके पश्चात भी एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ सर मैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जनता कि आप दोनों जन हमारे बीच आए सर। अब मैं जा रहा हूँ अभी सर, सर्किट हाउस में मीटिंग है उसमें जा रहा हूँ मैं। जी थैंक यू सर। अंतिम पंक्ति में मैं आमंत्रित करूंगा श्री विकास मिश्र सर को कि आए और कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे विशिष्ट वक्ता और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र जी। नागेश सर बहुत बहुत धन्यवाद।
और सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं कि अभी मैं अपनी फादर की सेकेंड शॉट लेने के लिए हॉस्पिटल में आया हुआ हूं और मैं यहीं से सर शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, मैं अगले क्रम में बढ़ता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े परम आदरणीय डॉक्टर वीके मिश्र सर, एडिशनल सीएमओ एंड नोडल ऑफिसर। आपका आशीर्वचन और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर सारगर्भित जो आपने अपने भाव दिए हैं वह निश्चित ही हमारे इस कार्यक्रम की सफलता का मूलक होगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर एस.एस. साहिल सर का, जिन्होंने प्रैक्टिकली रूप में कैसे हम धरातल के शब्दों को चयनित करते हुए कैसे हम हृदय तक पहुंचकर वैक्सीन की महत्ता को बताएं, ऐसे शब्दों का चयन करते हुए आदरणीय साहिल सर ने आज अपने महत्वपूर्ण भाव हमारे बीच रखे। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं इस कार्यक्रम में अपना आशीर्वचन प्रदान किए हमारे डॉक्टर श्री रमेश पांडे सर का, जिनके निर्देशन से हम लोग इस तरीके के कार्यक्रमों को अग्रमुख कर पाते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कार्यक्रम के सभी आयोजक श्री राजीव रंजन सर, श्री विकास मिश्र सर, आदरणीय सविता शुक्ला मैम। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सीआरसी लखनऊ के संपूर्ण शिक्षक, शिक्षण प्रशिक्षण गतिविधियों में लगे हुए तथा हमारे सभी सियासी परिवार के परिवार की, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया। और जैसा हमारे निदेशक सर ने बताया था, यह कार्यक्रम बहुत जल्दी में आयोजित किया गया, एक प्रचार प्रसार के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से, और हमारे आतिथियों ने हमारे आतिथ्य स्वीकारा, हमारे बीच उपस्थित हुए। इसलिए पुनः धन्यवाद। मैं आदरणीय जयवंत मैम को सादर प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम में उनके शाब्दिक आशीर्वाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी हमारे प्यारे प्रतिभागियों को, हमारे सभी प्यारे भाई बहनों को जो हमारे साथ अधिकतम दिव्यांगजन जुड़े, उन सभी को सादर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी को पुनः आमंत्रित करता हूं ऑफलाइन कार्यक्रम 29 जून 2021 के लिए। आइए सीआरसी लखनऊ के प्रांगण में हम एक ऐसे वातावरण के बीच में जुड़ते हैं जहां दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए, दिव्यांगजनों के स्वास्थ्य लाभ के लिए सीआरसी लखनऊ की एक निम्नलिखित भाविक वह स्वरूप जिसमें दिव्यांगजनों को वैक्सीनेशन का सेवा प्रदान की जाएगी, वैक्सीनेशन किया जाएगा। आप सभी का सहयोग, आप सभी के सहयोग से ही यह कार्यक्रम की पूर्णता को हम सुनिश्चित कर पाएंगे। सभी अपने अपने आस पास में प्रचार प्रसार करें, वैक्सीनेशन के कार्य को कैसे पूर्ण किया जाए इसमें सभी सीआरसी लखनऊ की मदद करते हुए अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को प्रेरित करें। सभी को सादर धन्यवाद, सभी को सादर कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। हमारे सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।